हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं शैलेन चौधरी आपको एक सिंपल टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑर्गेनिज्म। दरअसल हम एक ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं तो हमारे एक माइंड में एक कंसेप्ट आता है कि भाई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है। तो अगर कोई जीव है तो उसमें जीव है, वो लिविंग्स है, तो उसमें कुछ प्रोसेस होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर वो कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन और एनी अदर्स मेटाबॉलिक प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें जो लिविंग नहीं है, जिसे हम लोग निर्जीव कहते हैं हिंदी में, तो उसमें अगर आप एक देखेंगे तो वो दरअसल उसमें ग्रोथ तो होती है, लेकिन उसमें रेस्पिरेशन और लोकोमोशन की प्रोसेस बहुत आपको कम देखने को मिलेगी। या रेस्पिरेशन जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस उसमें नहीं होगी। अगर एक हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में कि कोई एक सेल होता है और उस सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो जब मिलती हैं तो एक टिश्यू बनाती हैं जिनकी सेम ओरिजिन होती है, और ये टिश्यू जो है आपस में मिल करके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन्स और जब आपस में जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जब वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम पूरा एक कम्प्लीटली जब पूरा एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करता है, सारी प्रोसेस जब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर होती है तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है। ठीक है, तो दरअसल हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, और ऑर्गेनिज्म जो है कितने पार्ट्स में किस प्रकार से डिवाइड है और कैसे डिवाइड है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर एक आप ऑर्गेनिज्म देखें तो ऑर्गेनिज्म कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कि आप कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं एनवायरनमेंट में जिनके पास अपनी कुछ सेल है ही नहीं। इसका मतलब कि वो नॉन सेलुलर है। क्या है वो? नॉन सेलुलर है। उनके पास अपना कोई सेल नहीं है, नॉन सेलुलर है। और कुछ ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे कि उनके पास अपना सेल है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे सेलुलर। ठीक है, तो जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग फर्दर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो आपने देखा है, आप प्रेजेंट टाइम में बहुत सुने हैं कि वायरस, और दूसरा है वायरसॉइड्स। ठीक है, दूसरा है वायरसॉइड्स या वायरॉइड्स। देख लो, वायरसॉइड्स भी होते हैं और वायरॉइड्स। अगर एक सिंपल वे में देखें कि वायरस है, तो वायरस एक जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक्स है। की है, अगर ये वायरस किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो उसकी सारी मशीनरी क्या करता है, हाईजैक कर लेता है। उसकी सारी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और अपने आप को खुद जो है अपने नंबर्स को बढ़ाता है, ग्रोथ कराता है, और धीरे धीरे उस जो लिविंग सेल्स है उसको धीरे धीरे किल कर देता है। अगर अभी आप देखें प्रेजेंट टाइम में एक वायरस चल रहा है जिसका नाम है कोविड।
कोरोना। तो ये जो है, जो कोरोना टाइप के बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं, ये दरअसल इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, इंट्रासेलुलर और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये सेल के बाहरी रूप में नहीं, सेल के अंदर जा करके, सेल के अंदर इंटरनल पार्ट में जा करके उसके सारी मशीनरी को क्या करता है, हाईजैक करता है और फिर सेल को डिस्टर्बेंस करके और सेल को किल कर देता है और अपने नंबर्स बढ़ाता है। उसी प्रकार आप देखेंगे दूसरे हैं वायरसॉइड्स। अगर हम वायरॉइड्स की अगर आप बात करेंगे तो वायरॉइड्स भी एक नॉन सेलुलर है। अगर आप इसको कहोगे कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड जो है आरएनए मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए मॉलिक्यूल है, आपने देखा है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो है, एक आरएनए दूसरा है डीएनए। अब उसमें भी कोई डबल स्ट्रैंडेड है, कोई सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए भी के केस में भी आप देखेंगे कि आरएनए केवल सिंगल स्ट्रैंडेड ही नहीं है, वो डबल स्ट्रैंडेड भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे अगर वायरॉइड्स की बात करेंगे तो वायरॉइड्स में जो है सिंगल स्ट्रैंडेड जो है आरएनए है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो किस प्रकार का है? वो भी सर्कुलर है। सर्कुलर के साथ साथ जो इसमें ये जो है जो आरएनए है वो नॉन कोडिंग है। किस प्रकार का है? नॉन कोडिंग टाइप का। ये नॉन कोडिंग, इसका मतलब ये कोडिंग इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है। अब ये कोडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन नहीं बनाता, क्योंकि वायरॉइड्स के पास अपना खुद का प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता है और ये पैथोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, स्मॉल्स होते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होती है वो लेस देन 500 बेस पेयर होती है। अभी तक अप्रोक्सीमेट अगर आप देखें तो वो 300 वायरॉइड्स की अभी डिस्कवरी हो सकती है। वायरस के केस में एक खास बात और है कि वायरस केवल प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, एनिमल्स को नहीं। ठीक है, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है वायरस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि हो गया, ये लिख गया। अब हम लोग सेलर की बात करेंगे तो सेलर में हम लोग देखेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास अपनी खुद की सेल है और खुद की मशीनरी है, जिसमें वो मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, खुद अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं और अपना खुद सर्वाइबिलिटी के लिए सारा जो है प्रोसेस करते हैं। अब हम लोग सेलर की अगर बात करेंगे तो सेलर में हम लोग देखेंगे कि इसमें दो प्रकार के, टू टाइप्स। पहला है प्रोकैरियोट्स। अगर हम इस सिंपल में भी लिखेंगे तो प्रोकैरियोट्स, पी के ऐसे लिख देंगे, प्रोकैरियोट्स। दूसरा हम लोग करेंगे, एक है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अगर आप प्रोकैरियोट्स को देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स लगभग आज से बहुत लगभग अप्रोक्सीमेट हम लेंगे, एकदम एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट। इसकी जो ओरिजिन है 3.5 बिलियन ईयर एगो है, 3.5 बिलियन ईयर एगो। और इसमें जो है न्यूक्लियस जो है इंसिपिएंट टाइप का है, यानी कि प्रिमिटिव टाइप का है, या तो हम कह सकते हैं उसको एब्सेंट है। इनका अपना जेनेटिक मटेरियल है और एक वो साइटोप्लाज्म में जो है वो इसके ऐसे स्कैटर फॉर्म में जो है रहता है, सर्कुलर टाइप का। अब अगर प्रोकैरियोट्स की अगर आप बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो है, प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हम लोग आर्की दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। ठीक है, आपको मैंने एक पीपीटी बना के दिया था,
तो आपको उसमें मैंने दोनों चीज़ें कैटेगराइज करके दिया था, उसमें लिखा है ये सब चीज़। तो इसको आप अंडरस्टैंड करते जाइए, रिटेन करते जाइए कि ये है क्या। तो जो ये आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोट्स सेलुलर है, और दरअसल इनको जो है इनको जो है 16X सिग्नेचर सीक्वेंस के आधार पर 16S rRNA मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग सिग्नेचर सीक्वेंस कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्नेचर सीक्वेंस, सिग्नेचर सीक्वेंस, इसके आधार पे हम प्रोकैरियोट्स को जो है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड करेंगे। अब बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस हैं दोनों में। ये क्वेश्चन कई बार आया है, अगर आप नीट में देखेंगे तो, पीएमटी में देखेंगे तो, या नेट जेआरएफ वाले क्वेश्चन अगर आप आगे क्लास में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सिग्नेचर सीक्वेंस क्या है, या इसको कैसे, उसके बेस पे आर्गेनिजम को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो तो आगे क्लास की है। अब जो उसके बाद आप देखेंगे कि ये आर्की बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया में एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस जो है उसमें न्यूक्लिक एसिड के आधार पर है, उसमें सेल वॉल कंपोजिशन पे है, उसमें पाए जाने वाले स्ट्रॉल्स हैं, प्लाज्मा में पाए जाने वाले लिपिड्स के आधार पे है, यानी बहुत सारे बेसिस हैं जो इनके दोनों को डिफरेंस करते हैं। जैसे कि आपके बैक्टीरिया के अपने न्यूक्लिक एसिड में जो है वो डीएनए नहीं होता है, डीएनए में हिस्टोन्स होती है, लेकिन यू बैक्टीरिया के डीएनए में हिस्टोन्स नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि हम लोग प्रोकैरियोट्स को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हम लोग अलग डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद है यूकैरियोट्स। अब अगर आप यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में हम लोग दो पार्ट्स में इसको भी डिवाइड कर लेंगे। एक है यूनिसेलर यूकैरियोट्स और दूसरे हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। दरअसल उनके नंबर कितने, यूकैरियोट्स में कितने सेल का वो बना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट। हम लोग इसको जो है अगर एक सेल का बना हुआ है तो हम लोग यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, अगर मोर देन वन सेल से उनकी बॉडी बनी है तो उसको हम लोग मल्टीसेलुलर कहेंगे। अब हम लोग जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम नॉर्मली प्रोटिस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोटिस्ट। आपने पढ़ा हो प्रोटिस्टा ग्रुप, ठीक। अब थोड़ा सा ये ब्लैक बोर्ड छोटा है तो मैं इसको ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आपने यहाँ तक देखा कि ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे यूकैरियोट्स था, ठीक है। अब ये जो यूकैरियोट्स है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था यूनिसेलुलर, एक है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, दूसरा है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, दूसरा है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उसको नॉर्मली हम लोग प्रोटिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटिस्ट। अब जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उसमें उसके नेचर के आधार पर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं जो स्वयं जो है अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, तो हम लोग इसको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी कि प्रोटिस्ट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला तो फोटोसिंथेटिक
पहला है फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट, फोटोसिंथेटिक, ठीक, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कह सकते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी कह सकते हैं। और दूसरे ऐसे हैं नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, ठीक है। अब जो फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स हैं उनमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देखोगे, जैसे डीनोफ्लैजलेट्स, डेटम्स एंड यूग्लिना, तो ये डीनोफ्लैजलेट्स, डेटम्स, यूग्लिना, ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट फोटोसिंथेटिक टाइप के हैं। अब कुछ जो है नॉन फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जिसे हम प्रोटिस्ट कहते हैं। इसमें दो हैं, जैसे एक है स्लाइम मोल्ड्स, दरअसल स्लाइम मोल्ड्स को बहुत सारे माइकोलॉजिस्ट जो है उसके कुछ नेचर के आधार पर उसको फंजाई के केस में रखते हैं, लेकिन ये एक फंजाई नहीं है। इट इज नॉट ए ट्रू फंजाई, इट इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फंजाई, सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो। और ये दूसरे हैं, एक स्लाइम मोल्ड्स हो गए, दूसरा है प्रोटोजोअन्स, अभी जो प्रोटोजोअन्स हैं वो भी अपना फूड मटेरियल्स नहीं बनाते। ऐसे आप एग्जांपल्स के रूप में ले सकते हो, जैसे अमीबा आपने सुना होगा, है ना, अमीबा, प्रोटियस, अमीबा की बहुत सारी स्पीशीज, और ये ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं, ये ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो अपना फूड मटेरियल जो है नहीं बनाते, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं बनाते, क्योंकि उनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनके पास कोई ऐसी ऑर्गेनली है नहीं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम लोग आगे नेक्स्ट चलेंगे कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की बात करेंगे। जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स से उसको फूड न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ फूड न्यूट्रिशन हम लोग कैटेगराइज करेंगे। कुछ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स तो ऑटोट्रोफ्स हैं, तो हम कहेंगे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट को ऑटोट्रोफ्स, और दूसरे को कुछ को हम लोग हेटेरोट्रोफ्स में करेंगे, हेटेरोट्रोफ्स, ठीक। अब ऑटोट्रोफ्स चाहे वो फोटो ऑटोट्रोफ्स हो, चाहे वो कीमो ऑटोट्रोफ्स हो, दोनों जो है ये ऑटोट्रोफ्स जो है वो इनऑर्गेनिक कार्बन सोर्स जो है, इनऑर्गेनिक कार्बन ऑब्टेन करते हैं, यानी कि कार्बन सोर्स के लिए इनऑर्गेनिक कार्बन का यूज करते हैं, जैसे CO2। तो ये लोग कौन सा कार्बन यूज करते हैं? इनऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, इनऑर्गेनिक कार्बन। अब ये जो ऑटोट्रोफ्स है, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये अपना स्वयं ऑटोट्रोफ्स, आप जानते हैं कि जो अपना खुद फूड बना सके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इनके पास ऑपरेटर्स है, जैसे कि
क्लोरोप्लास्ट, और अगर प्लांट्स है तो रूट्स के थ्रू वाटर लिया, लाइट फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम द सन, और एनवायरनमेंट से CO2 ले करके और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मॉलिक्यूल, स्टार्च। दो ऑटोट्रोप्स हैं। ऑटोट्रोप्स को हम लोग, जैसे आप लोग कहेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको में कुछ तो है, जैसे एल्गी है, ठीक है, एल्गी आपने पढ़ा है, एल्गी, शैवाल, ठीक। और दूसरे हैं, कौन से हैं? दूसरे हैं जैसे लैंड प्लांट्स। अगर आप बहुत सारे आप लैंड प्लांट्स देखते हैं, लैंड प्लांट्स, ठीक है, लैंड प्लांट्स। अब एल्गी में बहुत सारी शैवालें हैं, अगर आप पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में या हाई स्कूल में, बहुत सारे छोटे छोटे, ऐसा नहीं है कि ये सब बहुत, अगर आप NCERT उठा के देखेंगे तो ये सब बहुत ही लो क्लास का है, ठीक है। जैसे एल्गी है, एल्गी में जैसे ग्रीन एल्गी है, पूरा नहीं लिखूंगा, ग्रीन एल्गी है। फिर इसके बाद है रेड एल्गी, और इसमें है ब्राउन एल्गी, बहुत सारी एल्गी। भाई उसके पिगमेंट्स के आधार पर, उसमें पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट, उसका स्ट्रक्चर, उसका न्यूट्रिशन के आधार पर वो जो है अलग अलग टाइप की एल्गी है। लैंड प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो लैंड प्लांट्स में बहुत सारे लैंड प्लांट्स कैटेगराइज करते हैं। अगर लैंड प्लांट्स करेंगे तो जैसे कि आप कहें लैंड प्लांट्स में, जैसे आप ब्रायोफाइटा, जैसे इसमें है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और एक लार्जेस्ट ग्रुप है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो आपने देखा ऑटोट्रोप्स जो अपना खुद ऑर्गेनिक, खुद फूड मटेरियल बनाते हैं। फिर उसके बाद हम हेटरोट्रोप्स की बात करेंगे। तो हेटरोट्रोप्स आप देखेंगे कि हेटरोट्रोप्स जो हैं वो अपना खुद फूड मटेरियल्स बना नहीं पाते, यानी कि ये अपनी सर्वाइविलिटी के लिए दूसरे पे डिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस की अगर आप बात करें, वो तो किसी को भी पा जाए खा जाए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे फंगस है। अब इसको हम, है तो दोनों हेटरोट्रोप्स। दरअसल ये लोग ऑर्गेनिक, ये ऑटोट्रोप्स से इसलिए डिफरेंस है क्योंकि ये अपना, पहली बात तो फूड मटेरियल बना नहीं पाते, और ये जो कार्बन यूज करते हैं वो इनऑर्गेनिक नहीं यूज करते। कौन सा कार्बन यूज करते हैं? वो ऑर्गेनिक कार्बन यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन, क्योंकि इनको आदत पड़ी है बना बनाया खाना खाने की। तो बना बनाया खाना पहले से कोई बनाया होगा, फिर उसको जाकर के छील के खा लो, जैसे हम लोग हैं या सब प्राणी हैं जितने भी। हेटरोट्रोप्स में अब उसको हम लोग दो हैं, एक है इसमें एनिमल्स, ठीक, और दूसरे हैं फंजाई, ठीक। एनिमल्स जो अपना फूड लेते हैं, दोनों हेटरोट्रोप्स हैं। तो डिफरेंस कैसे? दोनों दूसरे पे ऑर्गेनिक, दूसरे के बनाए हुए भोजन पे डिपेंडेंट हैं, दोनों हेटरोट्रोप्स हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। पहला तो एक ये है कि ये इसके जो फूड हैबिट है, ये जो है फूड इंटेक करता है इंजेक्शन करके। क्या करता है? इंजेक्शन, ठीक, यानी फूड इंजेक्ट करता है। और जो फंजाई है वो जो है फूड को जो है एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे अगर किसी प्लेट में अगर शुगर रख दो और उसमें फंजाई रख दो, तो वो अपने माइसीलियम और हाइफी को चारों तरफ सराउंड करके और उससे शुगर जो है क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इनकी दोनों की जो है इंटेक
पावर जो है, इनटेक प्रॉपर्टी जो है, फूड लेने की इनटेक प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है। एक एब्जॉर्प्शन करता है और दूसरा इंजेक्शन करता है। देखिए सिंपलेस्ट डायग्राम था। देखो ये बहुत छोटी चीज़ है, एक माइंड में होना चाहिए, एक माइंड में एक हमारे में एक फिगर होना चाहिए कि कैसे किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म कहाँ पे किस तरह वो फिट होते हैं। उसके बाद तो हम लोग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक, इंजीनियरिंग, दुनियादारी सारे चीज़ पे बात करेंगे। लेकिन जो एक फंडामेंटल हमारे माइंड में है, जो एक डायग्राम है, वो चीज़ तो रहना चाहिए। पता लगे हम बहुत चीज़ जानते हैं लेकिन जो उससे रिलेटेड छोटे पार्ट्स हैं उसको जानते नहीं। अगर एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम, देखो एग्ज़ाम तो एक वो है, कोई आप एग्ज़ाम देते हो, पास हो जाते हो, नहीं कभी फेल हो जाते हो। तो अगर आपने सही मायने में अगर फंडामेंटल चीज़ को पढ़ा है तो वो चीज़ें आप चाहे वो जितनी बार मॉडिफाइड हो आप उसको जो है कवर कर ले जाएंगे। लेकिन आप फंडामेंटल चीज़ जबकि क्लियर नहीं है तो अगर क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने तो आप उसमें जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पे देखेंगे, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। और फंजाई के केस में आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे, अभी एक केस है कुछ चल रहा है। अभी आपने एक वायरस के बारे में पढ़ा और फंगस यहाँ पे। तो वायरस में अभी आपने फंगस को जो है, इस फंगस आप सुन रहे होंगे इस समय न्यूज़पेपर में कि ब्लैक डेथ फंगस। क्या है? ब्लैक डेथ फंगस। ठीक। अब दरअसल ब्लैक डेथ फंगस जो है वो कोई आज का फंगस नहीं है, लेकिन अब जो इसके केसेस हैं जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जिस इंडिविजुअल की या जिस ह्यूमन बींग्स की जो है, ह्यूमन की जो है इम्यूनिटी बहुत कम होती है, वो ऐसे फंगस जो है उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्ट करते भी हैं, स्वस्थ आदमी, हेल्थ आदमी को भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी है कि वो जो है उस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर पहले से कोई उसको पैथोजन ने उसको ऑर्गेनिज्म में पहले से वो इन्फेक्टेड है, जैसे मान लो कोरोना से इन्फेक्टेड कोई पेशेंट है, तो कोरोना से इन्फेक्टेड पेशेंट्स है तो उसने पहले ही बहुत सारी, उसकी तो इम्यूनिटी लॉस हो गई इसको हटाने में बॉडी से। अब उसकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई। अब उस कोरोना के थ्रू भी जो है बहुत सारे उसकी सेल्स जो है डेड हो गई। तो अब वो ये फंगस आसानी से जो है उस इंडिविजुअल को जो है इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक, तो इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं कि आप अपने आप को मेंटेन रखिए। अगर आपको कोरोना होता भी है तो कोई हुआ नहीं है, कोरोना होगा भी ठीक हो जाएगा। आप अपने आप को मेंटेन, एक्सरसाइज के लिए खूब अच्छे से खाइए पीजिए और एकदम स्वस्थ रहिए। तो हम लोग बात करेंगे आगे, एक थोड़ा सा वायरस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने देखा कि वायरस एंड वायरस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। दरअसल इस टॉपिक को हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स पे बात करते हैं। जैसे आप लोग वायरस की केस बात करते हैं, वायरस हिंदी में अगर कहो तो हिंदी में इसको विषाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषाणु। ठीक है, और इसकी स्टडी को जो है वायरोलॉजी कहते हैं। इसकी स्टडी क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। देखो दरअसल बहुत टाइम हो गया, अब नेक्स्ट क्लास बाद में। थैंक यू, ओके बाय।